नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लास से यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 10th विज्ञान चैप्टर 6 जैव प्रक्रम पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है? उत्तर, हम जानते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती हैं। अतः साधारण विसरण द्वारा सभी कोशिकाओं और ऊतकों तक ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि यह अत्यंत धीमी प्रक्रिया है। इसलिए वहन तंत्र द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। प्रश्न नंबर 2, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? उत्तर, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण हम निम्न मापदंडों द्वारा कर सकते हैं। नंबर 1, गति। नंबर 2, वृद्धि। नंबर 3, श्वसन। नंबर 4, उत्तेजनशीलता। नंबर 5, पोषण इत्यादि। प्रश्न नंबर 3, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? उत्तर, किसी जीव द्वारा निम्न कच्ची सामग्रियों के उपयोग किए जाते हैं। नंबर 1, खाद्य पदार्थ कार्बन आधारित, यह जीवों के लिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। नंबर 2, ऑक्सीजन श्वसन तथा एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। नंबर 3, जल भोजन के पाचन तथा शरीर के अंदर अन्य कार्यों के लिए। नंबर 4, कार्बन डाइऑक्साइड CO पौधों में प्रकाश संश्लेषण का एक आवश्यक घटक है। प्रश्न नंबर 4, जीवन के अनुसरण के लिए आप किन किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? उत्तर, जीवन के अनुसरण के लिए सभी जीव प्रक्रियाएं आवश्यक होती हैं, जैसे पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, वृद्धि आदि। प्रश्न नंबर 1, स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है? स्वयंपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण। नंबर 1, स्वयंपोषी पोषण। नंबर 1, यह पोषण हमारे पौधों में पाया जाता है जो भोजन के निर्माण के लिए अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, इसलिए हरे पौधों को स्वयंपोषी जीव कहते हैं। नंबर 2, इस पोषण में CO2 जल, क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश द्वारा कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। नंबर 3, यह पोषण हमारे पौधों तथा साइनोबैक्टीरिया नीले हरे शैवाल में होता है। विषमपोषी पोषण। नंबर 1, इसमें जंतुओं को अपने कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताओं के लिए पौधों तथा अन्य जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है। उदाहरण, शाकाहारी, मांसाहारी, मृतजीवी आदि। नंबर 2, विषमपोषी पोषण में यह प्रक्रिया नहीं होती है। नंबर 3, यह पोषण प्राय सभी जंतुओं, मानव, परजीवी, कवक आदि में होते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? उत्तर, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री तथा उसके स्रोत निम्न हैं। नंबर 1, जल। पौधों की जड़ें भूमि से जल प्राप्त करती है। नंबर 2, कार्बन डाइऑक्साइड CO पौधे इसे वायुमंडल में रंध्रों द्वारा प्राप्त करते हैं। क्लोरोफिल, हरे पत्तों में क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें क्लोरोफिल मौजूद होते हैं। नंबर 4, सूर्य का प्रकाश सूर्य से प्राप्त करते हैं। प्रश्न नंबर 3, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? उत्तर, हमारे आमाशय में अम्ल की निम्नलिखित भूमिका है। नंबर 1, आमाशय में HCl अम्ल की भूमिका आमाशय रस को अम्लीय बनाता है, क्योंकि एंजाइम्स पेसिन केवल अम्लीय माध्यम से ही प्रभावशाली ढंग से प्रोटीनों का पाचन कर सकता है। नंबर 2, अम्ल का एक नए कार्य यह भी है कि वे भोजन में मौजूद हानिकारक जीवाणुओं को मार देते हैं। नंबर 3, यह अंतःपचे भोजन का किण्वन नहीं होने देता है। प्रश्न नंबर 4, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है? उत्तर, पाचक एंजाइम अघुलनशील जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल घुलनशील अणुओं में परिवर्तित कर देते हैं, ताकि क्षुद्रांत की विधि द्वारा सफलतापूर्वक अवशोषित कर लिए जाएं। प्रश्न नंबर 5, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है? उत्तर, क्षुद्रांत के आंतरिक आस्तर पर अनेक अंगुली जैसे
प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें दीर्घारोम कहते हैं। यह अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। दीर्घारोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाती है। प्रश्न नंबर 1, अवशोषण के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है? उत्तर नंबर 1, जलीय जीव जल में विलयन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है। इसलिए जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत गति से होती है। नंबर 2, स्थलीय जीवों में ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित की जाती है। इन सभी अंगों में एक रचना होती है जो उस सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है जो ऑक्सीजन बाहुल्य वायुमंडल के संपर्क में रहता है। प्रश्न नंबर 2, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न परत क्या हैं? उत्तर, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने की विभिन्न परत इस प्रकार हैं। ऑक्सीजन O2 की अनुपस्थिति में ग्लूकोज 6 कार्बन अणु कोशिका द्रव्य में पाइरूवेट 3 वायु में अणु प्लस ऊर्जा। ईस्ट में O2 का अभाव हमारी पेशी कोशिकाओं में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में इथेनॉल CO2 ऊर्जा 2 कार्बन अणु। लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा 3 कार्बन अणु CO2H2HO2 प्लस ऊर्जा। प्रश्न नंबर 3, मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? उत्तर, ऑक्सीजन का परिवहन मानव शरीर में फुफ्फुस कोशिकाओं की रुधिर वाहिकाओं में RBC होते हैं, जिनमें मौजूद हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयुक्त होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है तथा सभी ऊतकों एवं अंगों तक पहुंच जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का परिवहन ऑक्सीजन की अपेक्षा CO2 जल में अधिक विलय है, इसलिए ऊतकों में फुफ्फुस तक परिवहन हमारे रुधिर प्लाज्मा में विलय अवस्था में होता है। प्रश्न नंबर 4, गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस के में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया है? उत्तर, फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है, जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना में अंतरिकृत हो जाता है, जिसे कूपिका कहते हैं। कूपिका यह सतह उपलब्ध कराती है जिसमें गैसों का विनिमय हो सकता है। यदि कूपिकाओं की सतहों को फैला दिया जाए तो यह लगभग 80 से 100 वर्ग मीटर क्षेत्र ढक लेगी। इस तरह हमारे फुफ्फुस गैसों के विनिमय के लिए अधिकतम क्षेत्रफल बनाती है। प्रश्न नंबर 1, मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं? इन घटकों की क्या कार्य हैं? उत्तर, मानव में वहन तंत्र के घटक हैं हृदय, रुधिर वाहिकाएं और रुधिर। उनके कार्य इस प्रकार हैं। नंबर 1, हृदय हार्ट, यह एक पंप की तरह कार्य करता है। नंबर 2, रुधिर वाहिकाएं ब्लड वेसल्स। नंबर 1, धमनियां, हृदय से शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। नंबर 2, शिराएं, विभिन्न अंगों से हृदय तक वापस डीऑक्सीजनेटेड रक्त शुद्धिकरण के लिए लाती है। कोशिकाएं, धमनी छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिसे कोशिकाएं कहते हैं। रुधिर एवं आसपास की कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का विनिमय होता है। नंबर 3, रुधिर या रक्त, यह परिवहन का माध्यम है जो निम्नलिखित से बने हैं। नंबर 1, प्लाज्मा, भोजन के अणुओं CO2 नाइट्रोजनी वर्ज्य लवण हार्मोन्स प्रोटीन आदि का विलीन रूप में वहन करता है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को ले जाती है। संक्रमण WBC
संक्रमण से लड़ने में सहायता करता है। यह शरीर में आए रोगाणुओं को मारकर शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है। प्लेटलेट रक्त स्वास्थ्य में स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देती है। प्रश्न नंबर 2, स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजनित विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्या आवश्यक है? उत्तर, हृदय का दायां और बायां बंटवारा ऑक्सीजनिक तथा विऑक्सीजनिक रुधिर को मिलाने से रोकता है तथा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। क्योंकि पक्षी और स्तनधारी जंतुओं और अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए यह बहुत लाभदायक होता है। प्रश्न नंबर 3, उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या हैं? उच्च संगठित पादप के निम्नलिखित वहन तंत्र होते हैं। नंबर 1, जाइलम ऊतक। जाइलम ऊतक पादप के जड़ से खनिज लवण तथा जल इसके सभी अंगों तक पहुंचाता है। जाइलम ऊतक में जड़ों, तनों और पत्तियां की वाहिनिकाएं तथा वाहिनिकाएं आपस में जुड़कर जल संवहन वाहिकाओं का एक जाल बनाती है, जो पादप के सभी भागों से संबंध होता है। नंबर 2, फ्लोएम ऊतक। भोजन तथा अन्य पदार्थों का संवहन पत्तियों से अन्य सभी अंगों तक फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 4, पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है? उत्तर, पापों में जल और खनिज लवण का वहन जाइलम ऊतक द्वारा होता है। जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में हैं तथा वे सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करती है। यह जड़ और मृदा के मध्य आयन सांद्रता में एक अंतर उत्पन्न करता है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए जल अवतरण गति से जड़ के जाइलम में जाता है और जल के स्तंभ का निर्माण करता है, जो लगातार ऊतक की ओर धकेला जाता है। यह दाब जल को ऊंचाई तक पहुंचाने में पर्याप्त नहीं होता है। पत्तियों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन किया जाता है। रक्त से जल की हानि होती है, जो एक चूषण उत्पन्न करता है, जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है। अतः वाष्पोत्सर्जन आकर्षण जल की गति के लिए एक मुख्य प्रेषक बल होता है। प्रश्न नंबर 5, पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? उत्तर, पादप में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के अलावा फ्लोएम अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों का परिवहन भी करता है। यह पदार्थ विशेष रूप से जड़ की भंडार अंगों, फलों, बीजों तथा वृद्धि वाले अंगों में ले जाए जाते हैं। भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण संलग्न साथी कोशिका की सहायता से चलनी नलिका में ऊपरी मुखी तथा अर्धोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। सुक्रोज सरीखे पदार्थ फ्लोएम ऊतक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से ही स्थानांतरित होते हैं। प्रश्न नंबर 1, विक्राणु नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। उत्तर, संरचना। मानव शरीर में 2 वृक्क होते हैं। प्रत्येक वृक्क नेफ्रॉन की अनेक इकाइयों से बना होता है। विक्राणु नेफ्रॉन विकिरण की क्रियात्मक इकाई होती है। नेफ्रॉन में कप के आकार का बोमन स्फुट होता है, जिसमें कोशिका गुच्छ होते हैं। यह रुधिर कोशिकाओं का एक गुच्छ होता है, जो एफेरेंट कोशिकाओं द्वारा बने होते हैं। एफेरेंट धमनियां अशुद्ध रक्त नेफ्रॉन तक लाते हैं। कप के आकार का बोमन संपुट विक्राणु के नीलिकाकार भाग का निर्माण करती है, जो संग्राहक वाहिनी से जुड़ा होता है। क्रियाविधि: विक्र धमनी ऑक्सीजनिक रुधिर लाती है, जिनमें नाइट्रोजनीवर्त्य होते हैं। मूत्र बोमन संपुट में स्थित कोशिका गुच्छ ग्लामेरुलर
प्लस में फिल्टर होकर कुंडली के आकार में नेफॉन के नलिकाकार भाग में पहुंचता है। मूत्र में कुछ उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण तथा जले रह जाते हैं जो पुनः इस नलिकाकार भाग में अवशोषित कर लिए जाते हैं। इसके बाद मूत्र संग्राहक वाहिनी में एकत्र हो जाती है तथा मूत्र वाहिनी में प्रवेश करता है, जहां से मूत्राशय से चली जाती है। अतः प्रत्येक विकक में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका मूत्र वाहिनी में प्रवेश करता है जो विकक को मूत्राशय से जोड़ती है। प्रश्न नंबर 2, उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं? उत्तर, उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप निम्न विधियों को उपयोग करते हैं। नंबर 1, प्रकाश संश्लेषण में O2 उत्पाद के रूप में तथा CO2 श्वसन क्रिया में रंध्रों द्वारा निष्कासित किए जाते हैं। नंबर 2, पौधे अतिरिक्त जल से वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। नंबर 3, पौधों में निष्क्रिय पत्तियां समय समय पर अलग होती रहती हैं जिनमें अवशिष्ट उत्पाद संचित रहते हैं। नंबर 4, पादपों में अन्य अवशिष्ट उत्पाद रेजिन तथा गोंद के रूप में विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। नंबर 5, पादप कुछ अवशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित करते हैं। नंबर 6, बहुत से पादप अवशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रक्तिका में संचित रहते हैं। प्रश्न नंबर 3, मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है? उत्तर, नंबर 1, जल की मात्रा पुनर्वशोषण शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर तथा कितना जल की मात्रा पर तथा कितना विलेय उत्सर्जित करना है पर निर्भर करती है। नंबर 2, जैसे गर्मी के दिनों में शरीर के अत्यधिक पसीने के द्वारा जल एवं लवण निष्कासित होते हैं, इसलिए विकक के द्वारा छने हुए मूत्र में विद्यमान जल एवं लवण की अधिकांश मात्रा पुनः अवशोषित कर ली जाती है। अतः मूत्र कम मात्रा में उत्सर्जित होते हैं। इसके विपरीत सर्दियों में कम पसीना आता है, इसलिए मूत्र अधिक बनता है। जल एवं लवण पुनर्वशोषण हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होते हैं। नंबर 3, अतः मूत्र निर्माण व नियंत्रण रक्त के ऑस्मोटिक संतुलन को भी बनाए रखता है। प्रश्न नंबर 1, मनुष्य के विकक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ए, पोषण, बी, श्वसन, सी, उत्सर्जन, डी, परिवहन। उत्तर, सी, उत्सर्जन। प्रश्न नंबर 2, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ए, जल का वहन, बी, भोजन का वहन, सी, अमीनो अम्ल का वहन, डी, ऑक्सीजन का वहन। उत्तर, ए, जल का वहन। प्रश्न नंबर 3, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ए, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, बी, क्लोरोफिल, सी, सूर्य का प्रकाश, डी, उपरोक्त सभी। उत्तर, डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 4, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। ए, कोशिका द्रव्य, बी, माइटोकॉन्ड्रिया, सी, हरित लवक, डी, केंद्रक। उत्तर, बी, माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न नंबर 5, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है? यह प्रक्रम कहाँ होता है? उत्तर, वसा का पाचन छोटी आंत में होता है। क्षुद्रांत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, जिससे उस पर एंजाइम्स का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। लीवर द्वारा स्रावित पित्त लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम्स की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। यह इम्लसीकृत क्रिया कहलाती है। पित्त रस अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है ताकि अग्न्याशय से स्रावित लाइपेज एंजाइम्स क्रियाशील हो सके। लाइपेज एंजाइम वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तन कर देता है। पाचित वसा अंत में आंत की भित्री अवशोषित कर लेती है। प्रश्न नंबर 6, भोजन के पाचन में लार की
क्या भूमिका है? उत्तर, भोजन के पाचन में लार की भूमिका निम्नलिखित है। नंबर 1, लार भोजन को गीला करता है जिससे निगलने में आसानी होती है। नंबर 2, लार में एमिलेस एंजाइम्स होते हैं जो वन स्टार्च के जटिल अणु को शर्करा में खंडित करता है। जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बोहाइड्रेट में बदलना। नंबर 3, इसमें मौजूद लाइसोजाइलम हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। प्रश्न नंबर 7, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है और इसके उपोत्पाद क्या हैं? उत्तर, हरे पौधे स्वपोषी कहलाते हैं क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा वे अपने भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1, क्लोरोफिल। पौधे के हरे भाग में क्लोरोफिल होते हैं जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। नंबर 2, सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश से। नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से। नंबर 4, जल। पौधे जड़ों द्वारा भूमि से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को निम्न रासायनिक समीकरण द्वारा बनाया जाता है। 6CO2 प्लस 12H2O। क्लोरोफिल। सूर्य का प्रकाश। C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6O2 प्लस 6H2O। अतः कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ऑक्सीजन तथा जल उपोत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। प्रश्न नंबर 8, वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। उत्तर, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन। नंबर 1, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। नंबर 2, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है। नंबर 3, वायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल होते हैं। नंबर 4, इनमें काफ़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, 38 ATP अणु। नंबर 5, यह क्रिया उच्च जीवधारियों में पाई जाती है जैसे ज़्यादातर पौधे तथा जंतुओं में मानव, हिरण, पक्षी आदि। नंबर 6, यह कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अवायवीय श्वसन। नंबर 1, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन नहीं होता है। अवायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद लैक्टिक अम्ल अथवा इथेनॉल, C2H5OH और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। नंबर 4, इनमें काफ़ी कम ऊर्जा उत्पन्न होते हैं, 2 ATP अणु। नंबर 5, यह क्रिया निम्न जीवधारियों में होती है जैसे इष्ट, फीता, कृमि। नंबर 6, यह केवल कोशिका द्रव्य तथा मानवों के पेशी कोशिका में होती है। प्रश्न नंबर 9, गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कूपिकाएँ किस प्रकार अभिकल्पित हैं? उत्तर, कूपिका यह सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सके। कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तीर्ण जाल होता है जो वायु से ऑक्सीजन लेकर हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है तथा रुधिर में विलय CO2 को कूपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है ताकि CO2 हमारे शरीर से बाहर निकल जाए। प्रश्न नंबर 10, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? उत्तर, हम जानते हैं कि मानव में श्वसन वर्ण हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च वंदुता रखता है। इसकी कमी के कारण हमारे शरीर में विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी जिससे ऊर्जा कम मात्रा में निर्मित होगी तथा हम थकान का अनुभव करेंगे, हमारी श्वास गति भी बढ़ जाएगी। अतः हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है। प्रश्न नंबर 11, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, यह क्यों आवश्यक है? उत्तर, मनुष्य के परिसरण तंत्र को दोहरा परिसरण इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रत्येक चक्र में रुधिर 2 बार हृदय में जाती है। हृदय का दायां और बायां बंटवारा ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर को मिलाने से रोकता है। चूँकि हमारे शरीर में उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसके लिए उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन जरूरी होता है, अतः शरीर का तापक्रम बनाए रखने में तथा निरंतर ऊर्जा की पूर्ति के लिए यह परिसरण लाभदायक होता है। प्रश्न नंबर 12,
जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है? उत्तर, जाइलम द्वारा पदार्थों का वहन। नंबर 1, फ्लोएम द्वारा पदार्थों का वहन। जाइलम द्वारा पदार्थों का वहन। नंबर 1, इसमें जल एवं खनिज लवण केवल ऊपरी मुखी दिशा में संवहित होते हैं। नंबर 2, इसमें जल तथा लवण का संवहन दाब तथा वाष्प उत्सर्जन कर्षण द्वारा होता है। नंबर 3, जाइलम ऊतक में पदार्थों का परिवहन वाहिनिकाओं तथा वाहिकाओं द्वारा होता है जो मृत ऊतक हैं। फ्लोएम द्वारा पदार्थों का वहन। नंबर 1, इसमें भोजन अमीनो अम्ल का संवहन दोनों दिशाओं में ऊपरी मुखी तथा अर्धोमुखी होता है। नंबर 2, इसमें एटीपी ऊर्जा का प्रयोग होता है। नंबर 3, फ्लोएम में पदार्थों का परिवहन चालनी नलिका द्वारा संलग्न साथी कोशिका की सहायता से होता है जो जैव कोशिकाएं हैं। प्रश्न नंबर 13, फुफ्फुस में कोशिकाओं तथा वृक्क के विकाणु नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि की तुलना कीजिए। उत्तर, कोशिकाएं, विकाणु, नेफ्रॉन, कोशिकाएं। नंबर 1, यह फुफ्फुस की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। नंबर 2, कोशिका द्वारा वायु का आदान प्रदान होता है। नंबर 3, यह रक्त को CO2 पृथक करता है तथा शरीर से बाहर निकालता है। नंबर 4, कोशिकाएं गैसों में विनिमय के लिए बड़ा सतही क्षेत्रफल उपलब्ध कराती है। नंबर 5, कोशिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तृत जाल होता है। विकाणु नेफ्रॉन। नंबर 1, विकाणु वृक्क की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। विकाणु द्वारा रक्त का आदान प्रदान होता है। इनमें नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया या यूरिक अम्ल विकाणु में रुधिर से अलग कर लिए जाते हैं। नंबर 4, कुंडली के आकार का नेफ्रॉन फिल्टर करने के लिए अधिक सतही क्षेत्रफल प्रदान करती है। नंबर 5, इनमें पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है जो नलिका के रूप में कप के आकार में सिरे के अंदर होता है जो छने हुए मूत्र को एकत्र करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।